हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अपन ने अभी वीडियो डाला था जिसके अंदर मैं 2018 का क्वांट वाला सेक्शन डाला था। अभी मैं फीस के क्वेश्चंस डाला 2018 का जो फीस का जो सेक्शन था उसके सॉल्यूशंस डाल रहा हूँ। तो सॉल्यूशंस आप देखिए और अपन इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें समझाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक NaCl का दिया हुआ है, क्रिस्टल दिया हुआ है, उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग दी हुई 0.282 नैनोमीटर। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। आपको लैम्डा मैक्सिमम करना, तो लैम्डा पहला निकालो, तो लैम्डा मैक्सिमम हो गया 2d साइन थीटा अपॉन एन। फॉर लैम्डा मैक्सिमम साइन थीटा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा तो उतनी ज़्यादा ही लैम्डा मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया लैम्डा मैक्सिमम इक्वल 2 टाइम्स ऑफ डी। बाकी सब वन हो गया। डी कितना दिया हुआ है? 0.282। तो आंसर कितना हो गया? 0.564 नैनोमीटर। तो क्या हो गया आंसर? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पहला वाला क्वेश्चन भी नोट्स में आया हुआ है, पढ़ाया हुआ है वो। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था मैंने। लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपॉन पी। लैम्डा बराबर एच अपॉन √2m मल्टीप्लाई के ई। ठीक है, अब ध्यान सुनो। इसका मतलब लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो गया कि लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? रूट ऑफ मास के। अब पूछा गया है रेशियो डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पूछा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन नीचे आएगा। अब अगर किसी को याद नहीं है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को होता है 9.1 × 10⁻⁻31 और इसका होता है 1.6 × 10⁻27। इसको डिवाइड, ये ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा ये? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ अपॉन 1.6। ठीक है, या फिर देखो उसको डिवाइड में रखो, 9.1 मल्टीप्लाई 1.6, ये बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 1/100 बच जाएगा। अब देखो इसको अप्रोक्सीमेटली कर दो। 16 जो होता है करीब करीब आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। और 5 पॉइंट समथिंग का रूट कितना होता है? 2.2 समथिंग होता है। ठीक है ना, 2.2 अपॉन 100, तो करीब करीब ये आएगा 1 अपॉन, अगर डिवाइड करोगे तो 50 थोड़ा सा मतलब 1/43 करीब आएगा। क्या आएगा? 1/43। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना आना चाहिए आपको। और वो लोग उसे कैलकुलेटर नहीं देते नहीं, क्या कैलकुलेटर नहीं होता है, आप खुद को कैलकुलेट करना है, अप्रोक्सीमेशन देखना है। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करना है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबको पता है कि डेल्टा ई जो होता है वो आइंस्टीन इक्वेशन होती है mc²। m क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। c कितना है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, ये 9.1 10⁻31 आपका 9 हो जाएगा, यहाँ 10⁻16 हो जाएगा। ये आपकी आ रही है जूल आ रही होगी। जूल को किस में कन्वर्ट करना है? जूल को कन्वर्ट करना है आपको ये इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो 1 जूल कितने बराबर होगा? 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट के। ठीक, क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो ये जगह 9.1 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 1.6 लिख दो। 10 की पावर कितना होगा? 16। 31 में से 16 का कितना बचा? 15। माइनस का 15, ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा, 10⁻4 बच जाएगा। ये हुआ इलेक्ट्रोवोल्ट। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या दीजिए? मेगा वोल्ट में चाहिए। मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मेगा होता है वो 10⁻6 होता है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा मेगा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9.1 9 अपॉन 1.6 10⁻4 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो फटाफट सॉल्व कर लो इसको। ये पीछे बचेगा 100 और 9 × 9 पॉइंट होता है 81.9 और ये 100 हो जाएगा तो 160। तो करीब करीब आपका हाफ और कितना होता है? हाफ मतलब 0.5 मेगा इलेक्ट्रोन के इक्वल। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ये मैंने कराया भी था क्वेश्चन पिछले वीडियो के अंदर। अभी जब मैंने वीडियो कराया था उसके अंदर कराया भी था, बाकी आप नोट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी थोड़े दिन पहले नोट्स में कराया था।
थोड़े दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें कराया था मैंने, सेम क्वेश्चन कराया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, याद करो तो। ठीक है, अब आप पढ़ोगे नहीं तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। मैं वापस से देख रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले जो प्लेलिस्ट बनी हुई, एक तो 80C मैथ्स की, 80C फिजिक्स की, और क्वांट की, और रीजनिंग की, करीब ये टोटल मिलाकर आपके 120 से 130 वीडियोस होंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर आप करके चल जाओगे, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है, आपका देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो बहुत सेलेक्टिव करके बनाया हुआ है, बहुत कंसाइज वे में बनाया हुआ है, बहुत सही तरीके से, मतलब मैंने बनाया है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, तो ये जो 120 से 130 वीडियो है, एक बार ज़रूर करके जाना, और एग्ज़ाम के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन जो है इस वीडियो में से आए थे। करीब करीब मान के चलना 80 to 90% मुझे उम्मीद है कि इसी वीडियो में से आएंगे। ठीक है, तो मैं वापस से बोल रहा हूँ कि ये वीडियो स्टूडेंट सारे एक बार देख लो, ठीक है ना, एक बार अच्छे से देख लो, इसके अच्छे से नोट्स बना दो। अभी आपके पास टाइम है आराम से, ठीक है, क्योंकि वीडियो होते तो आराम से देख सकते हो, नहीं खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे या खुद नया टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो ये 130 वीडियो है, उसको अच्छे से उसके नोट्स बना लो, ताकि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले वो सारे के सारे रिविज़न करना। फंक्शन से स्टार्ट करना, वीडियो फर्स्ट से स्टार्ट करना, फंक्शन, ठीक है, लिमिट लिखना, कंटिन्यू पढ़ना, डिफरेंशियल पढ़ना, जितने भी मैथ्स के टॉपिक पढ़ा सब कर लेना। फिजिक्स के अंदर भी देखोगे आप, जो पिछले साल के जो पेपर थे सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चंस भी अपने 4 अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे उस वीडियो के अंदर है, तो आप उसको जरूर देख के जाना। ठीक है, इस बाद में पछताओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो बहुत मेहनत करके बनाए हुए हैं, और आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है तो फिर आप, अच्छी बात है, अच्छी आता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, मैं सबको बोलूँगा, सारे स्टूडेंट को, कि अभी आपके पास टाइम है, वीडियो के सारे नोट्स एक नोट्स में बना दीजिए, शॉर्ट में बना दीजिए, और लास्ट के जब एग्ज़ाम में 2-3 दिन बच्चे हो तो सिर्फ उस नोट्स को देखना, बहुत हेल्पफुल होगी। सही बता रहा हूँ, एक 2-3 दिन, मतलब 2 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब देखो, जिसने वीडियो देखा होगा तो मैंने फ्रेनेल बाइप्रिज्म कराया हुआ आपको, पॉज करो एक बार, इसको पॉज करो, फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर तुमको याद आया होगा कि मैंने कराया था 2D = 2A म्यू -1 इंटू एल्फा, याद आया। और बीटा में मैंने बताया था कि बीटा वैसे तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें डी होता है, लेकिन यहाँ 2D लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला जो है ना ये 2D के अंदर होता है, इसलिए ये 2D वही है जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है ना, वही है। याद है, एक प्रिज्म रखते थे अपन, यहाँ पर ये ए डिस्टेंस होती थी, यहाँ पर ये 2D होता था। देखो पीछे वाला वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। अब ये जो स्मॉल डी जो है, जो स्लिट की बीच की डिस्टेंस है, ये ए पे डिपेंड करती है बेसिकली, ठीक है। अभी क्या बोला, ऑन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इसको अगर आप डी को कम करोगे, 2D को आप कम करोगे तो मुझे बताओ बी क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ढंग से थोड़ा सा पढ़ाई की होगी तो आप इजीली कर पाओगे, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जो है पोलराइजेशन का है, वो पढ़ाना है मेरे को, मैं पढ़ा दूंगा 1-2 दिन के अंदर। अभी फिलहाल के लिए 2 लॉ होते हैं, एक तो ब्रीवेस्टर लॉ होता है, पढ़ा होगा क्लास के अंदर, एक ब्रीवेस्टर लॉ होता है और एक होता है स्नेल लॉ। ब्रीवेस्टर लॉ होता है म्यू इक्वल टू tan i, और स्नेल्स लॉ होता है म्यू इक्वल टू sin i अपॉन sin r, ठीक है। तो ये जो i होता है, ये आपका जो i या i p बोल दो, ये आपका क्या होता है, पोलराइजेशन एंगल होता है, उसके ऊपर एक लॉ दिया था ब्रूस्टर ने, ठीक है। अब इन दोनों को देखता अपन, म्यू यहाँ पर भी म्यू यहाँ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ tan i जो होगा वो sin i और sin r के बराबर होगा। तो tan i को यहाँ पर लिखूँगा, मैं tan i को यहाँ लिखूँ, क्या लिखूँ, sin i अपॉन cos i, और यहाँ पर भी है sin i अपॉन sin r, ये कट गया, यहाँ से आ गया cos i इक्वल टू sin r, इसको लिखा मैंने cos i, इसको लिखा मैंने cos 90 माइनस r, तो cos 90 माइनस r sin थीटा होता है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा i 90 माइनस r, और ये हो जाएगा i प्लस r इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यही बात समझ में, i प्लस r इक्वल टू 90 डिग्री। अब सिंपल से देखो, ये क्या हुआ, ये रे आई, ये आपका नॉर्मल था, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल r था,
ये एंगल मान लेते हैं आई आई था, ठीक है ना। तो आपको पता है ये जितना एंगल इंसिडेंट होता है उतना एंगल क्या होगा, वापस ही होगा। अब आई प्लस आर, इसका और इसका सम कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, क्योंकि आई और आई ये दोनों सेम होंगे तो इसका और इसका सम भी 90 होगा। वापस समझा रहा हूँ, देखो बोल रहा है इसका और इसका सम 90 है, क्योंकि ये और ये एंगल सेम है तो इसका और इसका इन दोनों का वो भी 90 होगा। तो मुझे बताओ कि अगर इन दोनों का 90 है तो ये कितना बचा, 90। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। 90 मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इससे कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, ये दोनों लॉ याद करके जाना। ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ क्या होता है। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल जरूर पढ़ के जाना, इसकी 4 इक्वेशन मैंने कराई थी पिछले वीडियो के अंदर। वो चारों इक्वेशन पढ़ के जाना, उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब जरूर आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, ये बहुत टाइम है, आराम से पढ़ के जाओ, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो इस बार एच अपॉन एम भी लगा देंगे। ये वाला सेम है, इसका मतलब लैम्डा जो होगा इनवर्स होगा मास के, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। पता है कि अल्फा पार्टिकल सबसे भारी होता है 2He4। इन चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन होता है, उसका मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 होता है। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.67 नहीं तो होता है, इसका 69 मान लो। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है ना, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की होगी, उसके बाद प्रोटॉन की होगी, उसके बाद न्यूट्रॉन की होगी, सबसे छोटी जो होगी ना वो अल्फा पार्टिकल की होगी, क्योंकि इसका मास कम है। तो आपने देखा होगा कि मॉडर्न फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आए, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसको टॉपिक को अच्छे से करके जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन आए हुए, सारे क्वेश्चंस करे हुए आपने। मैं बोल रहा हूँ आपको सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है ना तो आपको सारे पेपर आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। आप जो मुझसे सॉल्यूशन मांगते हो तो उसके सॉल्यूशन से मैंने मोस्टली कराया है। देखो सारे क्वेश्चन सब कुछ करे हुए हैं। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखो, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी बताया था, एच अपॉन 2m के ई। और मैंने बताया था के ई जो होता है वो आपका ई वी होता है। तो जो इसमें रखो के ई, साफ साफ आंसर क्या आ गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बस बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नोट करो। चलो ये वाला क्वेश्चन तो याद करने का है, 30 डिग्री होता है, बस याद करने का है। तो बहुत पेपर इजी आता है फिजिक्स का, इस हिसाब से अगर पेपर आएगा ना, सिर्फ वो 17-18 पेजेस की वीडियो डालेगा ना, सिर्फ वो वीडियो देख लो। अभी तो वो वीडियो देख लो, उसके अलावा जो भी पढ़ लो ठीक है, वो वीडियो देख लो, कम से कम 20 क्वेश्चन तो उसी में से आ जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब जो स्टूडेंट नहीं मान रहे हैं उनको 25 के बाद पता चलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं, इन एन अल्ट्रासोनिक पल्स इको टेक्निक द अल्ट्रासोनिक पल्स ट्रेवल विद वेलोसिटी ये इनिशियल बात थिकनेस दी हुई है, टी अपन को दिया हुआ है 22 mm और वेलोसिटी दी हुई है 5.941 किलोमीटर पर सेकेंड। तो टी को चेंज कर लो, 22 इंटू 10 टू माइनस 3 कर दो, वेलोसिटी को कर दो 5.941 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एक रिलेशन याद रखना, क्या पूछा आपको, पूछा ये आपको द इको टाइम। फॉर्मूला लिख लो, इको टाइम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, वैसे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो थिकनेस अपॉन वेलोसिटी बस। तो 2 इंटू ये कितना हो गया, 22 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 5.941 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 5.941 10 टू द माइनस 6, और 10 टू द माइनस 6 आपको म्यू में दिया है, माइक्रो में चाहिए, तो ये हो जाएगा 44 अपॉन 5.941 इंटू माइक्रो सेकेंड। अब 5 का डिवाइड करोगे तो 5 का करीब करीब 6 है, ये 6 7 जा मतलब करीब करीब आपका 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? बोला इन फ्रेनेल बाइप्रिज्म अरेंजमेंट, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ दिया हुआ आपको 550 नैनोमीटर, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ आपको 1.52 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पूछा है कि थिकनेस कितनी होगी, ये पूछा है ना। तो आपको फॉर्मूला पता होगा फ्रेनेल बाइप्रिज्म का, पार्ट डिफरेंस होता है म्यू माइनस 1 टी इक्वल टू
एन लैम्डा, ये किसका फॉर्मूला था, पाथ डिफरेंस का, ठीक है। म्यू कितना दिया हुआ है 1.52 माइनस 1 टी निकालना है। एन कितना, कितने कितनी शिफ्ट हुई 10, भाई उसने बोला ना कि भाई कितनी शिफ्टिंग कितना होगा 10 इंटरफेस फ्रिंज, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई। तो 10 इंटू लैम्डा कितना दिया 550 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मैंने चेंज कर दिया 10 टू द पावर -9 में, ठीक है। अब सॉल्व करो, 10 इंटू 550 10 टू द -9 अपन आ गया 0.52। अपन को किस में चाहिए, माइक्रोमीटर में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर दो, इसको 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3 में लिख दो, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 550 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -6, ठीक है। ये 10 टू द पावर -6 होगा वो माइक्रो में चेंज हो जाएगा। अब देखो फटाफट 10 इंटू 550 और इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 की पावर -3 10 की पावर 2 आएगा और 52 आएगा करीब का, फिर आपका ही हो जाएगा, मैं फटाफट कर रहा हूँ 550 अपॉन 52, ठीक है। तो करीब करीब 10 से ऊपर ही आ रहा है, तो 10.6 माइक्रोमीटर, जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। और फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ये तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो मैं तो सीधे सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है। क्लियर, वो आपके सॉल्विंग आप कैसे सॉल्व करते हो उस पर डिपेंड करता है। 20 सेकंड का क्वेश्चन है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। अब पोलराइजेशन क्वेश्चन जैसे मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है ना, ये इसके कंपोनेंट है, ये आपका यहाँ पर पोलराइजेशन लगाया है, ये एनालाइज लगाया हुआ है। जो एनालाइज जिस एंगल पर रोटेट होता है वो एंगल क्या होता है, फाई होता है। तो एक आता है मेलस लॉ, मेलस लॉ होता है आई बराबर I0 cos स्क्वायर फाई। अब देखो इसने ये बोला है कि लाइट कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ द पोलर द एंगल बिटवीन देयर ट्रांसमिशन सो दैट ब्लॉक द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो ऐसा होगा क्या हो जाएगा, जब जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाई क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉस फाई तो मतलब कॉस फाई जीरो हो जाएगा, तो ऐसा कब होगा, जब एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो सिंपल सा आंसर था इसका, 90 डिग्री इज द राइट आंसर। आपका फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी आता है, अगर आप ढंग से थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, तो याद रखना एक्सरे जो होती है किसी भी फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन और एनी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज एक्सरे डू नॉट कैरी एंड चार्ज, दे आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक और एनी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ध्यान रखना एक्सरे फील्ड जो होती है वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से होती है, बिकॉज ये एक रेडिएशन है और रेडिएशन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन ने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको जब वो बताया था ये म्यू एच ये सब फॉर्मूला बताए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनका रिलेशन होता है। तो एच की वैल्यू कितनी दी है 2350, ये होता है, इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी बी कितना दिया हुआ है 3.142 माइक्रो दिया हुआ, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव परमिलिटी मतलब आपको पूछा म्यू आर, तो देखो रिलेशन क्या होता है अगर आपने पढ़ा हो तो, म्यू आर जो होता है ना होता है बी बराबर म्यू जीरो एच, ठीक है, बी अपॉन म्यू जीरो एच। तो देखो म्यू आर निकालना है, ये सारे फॉर्मूले पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी के फॉर्मूले हैं। बी कितना दिया 3.142 10 टू द पावर -3 और म्यू नॉट कितना होता है आपका 4.2 10 टू द पावर -7, एच कितना दिया 2350। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 16.67 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद करके जाओ बस, ये आगे बात सुनो, क्लियर। चलो अगला देखो, स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ये सब आपको फिनोमेना पता होना चाहिए, स्कैटरिंग क्या होती है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब मैंने कराया हुआ है आपको, ठीक है। आप जाकर वीडियो चेक करो, ये डिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है, ये तो आप कर लोगे इजीली। बहुत क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ ले लेता हूँ और वो कराता हूँ, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी क्या करना, सिंपल सा इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक्स पढ़ना, कोई बीएससी की फिजिक्स बुक पढ़ना, या तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख कर बताऊंगा, उसी फॉर्मूले 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मेरे पर छोड़ दो, मैं सारे फॉर्मूले लिख कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आए हुए हैं, अब बोला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी है, तो ये उस फॉर्मूले बुक में लिखा होगा
सीधा आप आंसर मार्क आ जाओगे। ऐसा बहुत सारे फॉर्मूले जितने भी उसमें लिखा दूंगा मैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स मूविंग मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद वेव पॉकेट, ये पता होता, सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता है इन डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी। अब देखो दो मीडियम होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्सिव और एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है। अब डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, अगर कोई वेव है उसके अंदर वेव बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेव है, उन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी में किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। इसी का उल्टा होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, जिसके अंदर क्या होता है, जो वेव होती है उनकी स्पीड जो होती है वो सेम होती है। अब इसका फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर जो ग्रुप वेलोसिटी और जो फेस वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला ये होता है वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। तो साफ साफ दिख रहा है कि वीपी में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब बड़ा कौन सा हुआ, वीपी बड़ा हुआ किससे, वीजी से। तो इन डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो फेस वेलोसिटी से क्या होती है, कम होती है। ये मैं बता दूंगा स्टूडेंट, चिंता वाली बात नहीं है, ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन द फेस वेलोसिटी, बिकॉज वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा वीपी अपॉन डी लैम्डा होता है, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन 4 देखो, द रिजोल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिट डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। देखो इसको छोटा कर देता हूँ मैं। रिजॉल्विंग पावर पहले नोट कर लो, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ ए ग्रेटिंग टू फॉर्म सेपरेट डिफ्रेक्शन मैक्सिमा ऑफ टू वेवलेंथ विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ग्रेटिंग मतलब बोलते हैं एक जाली होती है, देखो इसके अंदर ये नंबर ऑफ लाइंस होती है, ठीक है ना, और यहाँ से लाइट आती है, ये लाइट जाने के बाद यहाँ पर टकराती है स्क्रीन पर और इमेज बनती है। अब यहाँ पर दो वेवलेंथ होती है, तो कोई भी लेंस, जो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो दो वेवलेंथ को कितनी आराम से, उसकी कैपेसिटी क्या है उन दोनों को अलग करने की, दोनों वेवलेंथ को कितना आसानी से अलग कर सकता है, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। अब रिजॉल्विंग पावर डिपेंड किस पे करती है, द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो भी आप ऑर्डर यूज़ कर रहे हो स्पेक्ट्रम का, ऑर्डर 5 10, ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगा तो बताऊंगा। और सेकंड डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ग्रेटिंग में, ये जो लाइंस, ये ग्रेटिंग के अंदर लाइंस है उस पर डिपेंड करती है। तो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, इसका पूरा मिल जाएगा, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलो अगले वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो एक पॉइंट लिख लो, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसफर वेव होती है, और सबके सब क्या होती है, पोलराइजेशन को। ऐसा क्या है भाई, पोलराइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, उसके पास में ये कंपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर्स होने का, ट्रांसफर्स वाले, तभी तो क्या करेगा वो इसको निकाल पाएगा। तो लाइट वेव के अंदर होते हैं, एक्स रे के अंदर होते हैं, रेडियो वेव के अंदर होते हैं, सिर्फ लॉन्गिट्यूडल वेव के अंदर नहीं। और लॉन्गिट्यूडल वेव कौन सी, अल्ट्रासोनिक या एक्विस्टिक वेव, ये सिर्फ ये जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, दैट्स वाई इसका पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, या तो एक्विस्टिक वेव बोले या अल्ट्रासोनिक बोले, दोनों वेव जो होती है ना वो लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, दैट्स वाई उनका पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास में ट्रांसफर जो कंपोनेंट होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्विस्टिक वेव जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स रिंग्स ऑब्जर्व ऑन ऑप्टिकल इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट सेटअप आर, ठीक है, ये इसको लोकस बोलते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ। पढ़ा न्यूटन रिंग्स के बाद मैं जो पढ़ा ना वापस पढ़ लेना। तो इसके अंदर होता है इक्वल थिकनेस ओनली, सर्कल टाइप बनता है और सारे सर्कल जो होते हैं ना वो थिकनेस उनकी सेम होती है, तो ये देख लेना एक बार, ठीक है, क्लियर। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन देख लेना। अब आगे चलते हैं अपन, ये रिजॉल्विंग पावर का पूरा लिख लेना। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, for which of the following colors the monochromatic light the fringe width in the interference fringe obtained in a Fresnel prism experiment will be maximum। सिंपल सी बात, जब आपने विबग्योर पढ़ा है तो यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ बढ़ती है, मतलब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, आपको पता है फ्रिंज विड्थ जो होती है, फ्रिंज विड्थ पूछा है, हाँ फ्रिंज विड्थ जो होती है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका बीटा भी ज़्यादा होगा, मतलब फ्रिंज भी ज़्यादा होगा, तो रेड कलर का ज़्यादा होता है, दैट्स आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था वैसे ये, मोस्टली स्टूडेंट गलत करके आए थे। एन ऑब्जर्वर मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 0.86 टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ लाइट इन द एयर, द स्पीड ऑफ लाइट वुड अपीयर टू द ऑब्जर्वर टू बी। देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा सी होती है, वो कभी चेंज नहीं होगी, ध्यान में। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बड़े स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर containing sugar solutions rotates the plane of polarization by 11 degree if the specific rotations of sugar is दिया हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन एल इनटू सी, ये होती है लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है।
सी आपकी कंसंट्रेशन या इसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। थीटा आपका क्या होता है, प्लेन और पोलराइजेशन का एंगल होता है, जो 11 डिग्री दिया हुआ ना ये होता है। और अल्फा होता है आपका स्पेसिफिक रोटेशन। तो फॉर्मूला में लिख दो, अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ 66 इक्वल टू थीटा कितना दिया हुआ है 11। एल आपका किस में होना चाहिए, डेसीमीटर में, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, इंटू सी। तो सी कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दो, 11/66 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/6। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 1/12, 0.0833 ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल, एक ही बात है। तो इससे कितना हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन भी डाल दिया उन्होंने। आगे बात समझ में, तो ये था आपका फिजिक्स का पेपर 2018 का शिफ्ट 3 का पेपर। करीब करीब मैं सारे सोल्यूशन करा दिए, एक दो क्वेश्चन वो थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा थे तो मैं छुड़ा दिया। अब मैंने से ये एनालिसिस निकाला है कि जो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर आता है वो बहुत ही ईजी आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर आप फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल जैसे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है करीब करीब वो 12-13 क्वेश्चन होंगे, बाकी 17-18 क्वेश्चन थियोरेटिकल होंगे। तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, फॉर्मूले पढ़ के जाओ, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, तो उसमें ज़्यादा फायदा है। आपने देखोगे क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी से पूछे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये है कि थ्योरी बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक के फॉर्मूले सब याद करके जाओ, उसकी प्रॉपर्टी याद करके जाओ, जितना ज़्यादा फॉर्मूला हो सके उतना याद करके जाओ। क्वेश्चन जो मैंने करा है उतने क्वेश्चन कर लो, आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा टेंशन लेनी है, हो जाएंगे, लेकिन थ्योरी ज़्यादा पढ़ के जाओ। तो फिजिक्स के अंदर ये एक स्ट्रेटेजी बहुत काम आएगी। अगर आप थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हो, न्यूमेरिकल आप ठीक ठाक करके जाते हो, तो आपके इजीली आराम से 30 में से 24-25 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। 30 में से 30 क्वेश्चन राइट करने का सोचो भी मत, क्योंकि किसी के भी नहीं होते। बस 25 अगर स्कोर कर देते हो तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए थ्योरी अच्छी पढ़ी होनी चाहिए और न्यूमेरिकल भी आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल जितने मैंने करा उतने भी कर लोगे तो 12 क्वेश्चन में से 9-10 क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे, और बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, 12 भी कर सकते हो। लेकिन थ्योरी क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज सब आपको देखने पड़ेंगे। जितने फॉर्मूले याद कर सकते हो उतने फॉर्मूले याद कर लो। काफ़ी स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा फॉर्मूला हो सकते हो उतना फॉर्मूला याद कर लो। एस.सी. वर्मा बुक लो, उसके सारे फॉर्मूले एक शीट में रख दो। वैसे भी मैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूले लिख कर दूंगा, जिसके अंदर सब कुछ इंजीनियरिंग फिजिक्स के फॉर्मूले होंगे और 11th-12th के फॉर्मूले होंगे। उन फॉर्मूलों को पढ़ के चल जाना, किस किस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं वो सब का मैं एक बना दूंगा और वो अपलोड कर दूंगा, उसको देख कर जरूर जाना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।